कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट प्लान में आपने अग्री करा हो, हां कहा हो, और आपके लिए वो मोमेंट या वो वेकेशन या वो पिकनिक बहुत ज्यादा यादगार रही हो? ऑफ कोर्स आप ये भी कह सकते हैं कि सर लास्ट मिनट में ना कहा था तो भी बड़ा यादगार रहा था, बिकॉज अगर चले जाते तो शायद कुछ घटना हो सकती थी, कुछ अनहोनी घटना हो सकती थी। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लास्ट मिनट पे जब हम किसी चीज को एग्री करते हैं, लास्ट मिनट पे जब हम किसी चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि हाँ यार ये करके देख लेते हैं, तब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है। एंड वी डोंट रिग्रेट। प्लीज से यस टू द लास्ट मिनट रिविजन एज वेल। प्लीज से यस टू द लास्ट मिनट रिविजन। और ये लास्ट मिनट रिविजन में आज के इस वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंटली मैं 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड जो सबमिट्स हुए हैं पिछले 1 साल में वो डिस्कस करने वाला हूं। ये हाई क्वालिटी सेशन है, हाई कंटेंट क्वालिटी सेशन है, लास्ट मिनट रिवीजन सेशन है। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। फटाफट रिवाइज करते हैं इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट समिट्स बिफोर योर प्रीलिम्स 2025। नंबर 1, G20 समिट। G20 हर साल होता है, 2011 से 2011 से एनुअली हो रहा है सर। तो कौन सी बड़ी बात है सर? G20 इस करके बड़ी बात है बिकॉज ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है G20। तो G20 समिट कौन सा? 18th G20 समिट। अब आपको ना ये भी याद रखना है, 18 था, 16 था। आई नो यू विल से कि सर ये कौन याद रखता है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे नहीं पूछेगी। ये कहां हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में रियो दे जनेरो में हुआ था नवंबर 2024 में। थीम क्या था? G20 का थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ये थीम को याद रखना है। और इसका एम्फेसिस क्या था? पॉवर्टी रिडक्शन, प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स एटसेट्रा। तो जो थीम है किसी भी समिट की, अगर आपने थीम पढ़ी है, कोई उसका स्लोगन था, कोई उसका पर्टिकुलर मैंडेट था, उसके बारे आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिक्स में कजान डिक्लेरेशन, कजान डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए बिकॉज कजान जो कि रशिया में, वहां भी ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था। उसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या G20 समिट या ब्रिक्स, अगर कोई थीम रखा गया है उस मीटिंग का, वो आपको याद रखना है। कुछ इनिशिएटिव्स यहां पे इनिशिएट करे गए थे G20 के द्वारा। तो पहला था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ये पहला इनिशिएटिव था, ब्राजील ने लॉन्च किया था G20 समिट में, जिसमें इनिशियली 41 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट इस अलायंस में 93 मेंबर्स हैं। मेंबर्स ने क्या प्लेज लिया है? शपथ ली है कि 500 मिलियन यानी कि लगभग 50 करोड़ लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन लेके, पॉवर्टी नेट से ऊपर उठाना है। पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर टारगेट किया है बाय कैश ट्रांसफर्स एंड बाय सोशल वेलफेयर स्कीम्स। इनिशिएटिव नंबर 2 इज G20 कॉल टू एक्शन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। तो यहां पे G20 कंट्रीज ने प्लेज किया है कि यूएनएससी को रिफॉर्म करेंगे ताकि यूएनएससी अलाइन करता है विद द ग्राउंड रियलिटीज एंड द डिमांड्स इमर्जिंग इन द 21st सेंचुरी। ऑलराइट, और इस G20 समिट में यह भी कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल को इनलार्ज किया जाए। एंड मेंबर कंट्रीज ने यह भी प्लेज किया है कि इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि हार्ट एंड ब्रेन एंड माइंड ऑफ द यूएन होता है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का, कि स्ट्रेंथन किया जाएगा इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, बाय शोइंग ग्रेटर सिनर्जीज एंड कोहेरेंस विद इन डिफरेंट यूएन एजेंसीज। नंबर 3, G20 रोड मैप, ताकि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को और इफेक्टिव बनाया जा सके। सो वी डोंट नीड ओनली IMF एंड वर्ल्ड बैंक. Certainly, we don't only need NDB and AIIB. We need perhaps better, bigger and much more effective and efficient multilateral development banks, जो कि आज की रियलिटीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है और साथ के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लोन्स लेंड कर सकता है, ताकि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट डेफिसिट को कवर कर सके। ऑलराइट, देन नंबर 4 is balancing the digital divide. So G20 कंट्रीज ने रीअफर्म करा अपनी कमिटमेंट को कि डिजिटल डिवाइड्स अक्रॉस द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, कि जो ब्रिज, उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। जेंडर इंक्लूजन की बात करी, जेंडर डिजिटल डिवाइड के ऊपर काम करने की बात करी बाय 2030। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑन DPI, डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एंड डेटा फॉर गवर्नेंस। ये एक जॉइंट कम्युनिक था, जॉइंट स्टेटमेंट था बाय द ट्रोइका ऑफ G20। कौन है? इंडिया,
इंडिया में 2023 में हुआ था G20 मीटिंग, ब्राजील में 2024 में हुआ है, और साउथ अफ्रीका में 2025 में G20 मीटिंग होगा। हुआ था, हुआ है, होगा, ट्रॉयका। ऑलराइट, तो G20 मेंबर कंट्रीज याद कैसे रखें? बहुत फेमस एक्रोनिम है, क्रेजी वायरल हुआ था ये वीडियो 2023 में मैंने बनाया था। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो ये तरीका है G20 मेंबर कंट्रीज का याद रखने का। G20 आपको पता है कि 1999 में ये फोरम बना था इन द वेक ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे आपके 1997 में। ऑलराइट, एंड देन G20 एनुअली इसकी जो मीटिंग है 2011 से होते आ रही है। G20 के मीटिंग पे केवल इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस नहीं होते हैं, बट ऑफ रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिजीजेस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली डिस्कशन की जाती है। अनलाइक द यूएन, G20 का खुद का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं है, और G20 की प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। ये रोटेट करती है, और ये ट्रॉयका की बात करी है, यानी कि प्रीवियस प्रेसिडेंसी 23 में इंडिया, 24 में ब्राजील और 25 में साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगला हम बात करेंगे क्वाड के बारे। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे क्वाड के बारे। तो क्वाड का मीटिंग 2024 में हुआ था अमेरिका में, तब यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, और वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखो हम क्वाड में हैं, एंड कैटेगोरिकली कहा कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। वो जो एंटी चाइना रिटोरिक क्वाड में रिफ्लेक्ट होता है, उस बात को स्पष्ट किया हमारे प्रधानमंत्री ने। लेकिन हां, हम एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों की, कंट्रीज की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी झगड़े हैं स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी में, जहां पे सॉवरेनिटी लिमिट्स को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कौन से आइलैंड्स या कौन सी टेरिटरीज किस कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होंगे, तो इन सब चीजों का समझौता शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए। ऑलराइट, नाउ 2025 में इंडिया करेगी होस्ट क्वाड समिट। वैसे तो 2024 में भी इंडिया ने ही होस्ट करना था, लेकिन लास्ट मिनट रिक्वेस्ट पे अमेरिका ने किया, एंड देन अब क्वाड का जो समिट है वो 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं? पहला इनिशिएटिव है क्वाड कैंसर मूनशॉट। नो, क्वाड ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि हम कैसे कैंसर की बीमारी से चलते लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं इन दी इंडो पैसिफिक, और इनिशियल फोकस करा गया है सर्विकल कैंसर में। और इसके चलते इंडिया लगभग $7.5 मिलियन का HPV सैंपलिंग किट्स प्रोवाइड करेगा। जी हां, ये वही सर्विकल कैंसर है जिसके चलते पूनम पांडे ने भी एक बार एक हॉक्स प्ले किया था, एक फेक न्यूज प्रमोट की थी कि उनकी डेथ हो गई है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ये सर्विकल कैंसर को प्रमोट करने के लिए मैंने ये ये ड्रामा किया था। तो यस, सर्विकल कैंसर के बारे आपको पता हो कि ये वही है जिसके चलते पूनम पांडे ने भी एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया था, अपेरेंटली ये कहने के लिए कि मैं तो जी इसके बारे अवेयरनेस फैलाना चाह रही थी। तो ये क्वाड कैंसर मूनशॉट है। देन मैत्री इनिशिएटिव है, ये दूसरा इनिशिएटिव है क्वाड का, यानी कि मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक डोमेन। क्वाड पार्टनर्स ने एग्री करा कि वो अपने टूल्स को मैक्सिमाइज करेंगे, और ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के चलते चारों कंट्रीज एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करेंगे और सिनर्जी दिखाएंगे। एंड जो रीजनल पार्टनर्स हैं, साथ के साथ क्वाड के अलावा जो रीजनल पार्टनर्स हैं, उनको भी इंकरेज करेंगे कि वो अपने वाटर्स को सिक्योर बना सके, अपने लॉज को और ज्यादा मजबूत बना सके, और अनलॉफुल बिहेवियर या रोग बिहेवियर को कंटेन कर सके। परहैप्स ये जो रोग बिहेवियर या अनलॉफुल बिहेवियर है, दिस इज अ सिग्नलिंग टुवर्ड्स चाइना। और इंडिया होस्ट करेगा इनॉग्रल मैत्री वर्कशॉप इन 2025। भारत की क्वाड प्रेसिडेंसी चल रही है। देन क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड मैरिटाइम लीगल डायलॉग, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्च करे गए थे। क्वाड पोर्ट्स फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि क्वाड कंट्रीज के कलेक्टिव एक्सपर्टीज को हार्नेस करेगा ताकि सस्टेनेबल और रिजिलियंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। Again, this is again a counter to China's expansionist policy under the Belt and Road Initiative and under the expansion of the Maritime Silk Road. All right? Okay. Then क्वाड की अगर हम ओरिजिन्स की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में सुनामी आया था, दिसंबर 2004 की बात है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, चारों देशों ने एक इनफॉर्मल अलायंस बनाया था ताकि डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के ऊपर थोड़ा कोलैबोरेट किया जा सके और क्विक रिलीफ पहुंचाई जा सके।
2007 में द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, अब तो वो नहीं रहे हैं, शिंजो आबे, उन्होंने इस अलायंस को फॉर्मलाइज किया एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। लेकिन ये ग्रुप को काफी रुकावटें आई और ज्यादा एक यूनिटी नहीं थी अमंग्स दीज 4 कंट्रीज, कोहेशन नहीं था, और अपार्ट फ्रॉम द एंटी चाइना रेटोरिक और ज्यादा कुछ सब्सटैंशियल बातें इस ब्लॉक में नहीं थी। क्वाड एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे टिपिकल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड क्वाड के अंदर सेक्रेटेरिएट भी नहीं है, कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी नहीं है जैसे कि यूरोपियन यूनियन या यूएन में है। एडिशनली अनलाइक नेटो, क्वाड इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि नेटो में या सीएसटीओ में कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है, क्वाड में कोई कलेक्टिव डिफेंस की बात नहीं हो रही है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। हाँ, ऑकस एक किस्म का मिलिट्री अलायंस जरूर है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, लेकिन क्वाड हैज नथिंग टू डू विद डिफेंस डिप्लोमेसी। 2020 में जो ट्राइलेटरल इंडिया अमेरिका जापान मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती थी उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया गया, एंड देयरफॉर 2020 से जो क्वाड नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, वो क्वाड नेवल एक्सरसाइज बन चुकी है। देन थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यहां पे ब्रिक्स के बारे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन ब्रिक्स अब ब्रिक्स तक सीमित नहीं है, नए देश ऐड हुए हैं जैसे कि ईरान की बात करें, इथियोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, इंडोनेशिया हो गया। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया अभी ऑफिशियली मेंबर नहीं बना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की लेटेस्ट मीटिंग कहां हुई थी? कजान में। कजान जो कि रशिया में है, बहुत ही बड़ा कमर्शियल सेंटर है, बहुत बड़ी सिटी है रशिया में, कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है कजान। प्लीज डू रीड अबाउट कजान इन द न्यूज, प्लीज डू रीड अबाउट कजान ओवर द नेट। कजान एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। I'll make a quick YouTube short regarding Kazan because while I was preparing this lecture, I was reading about Kazan as well. Please do comment in the comment section KAZAN Kazan and I'll make a nice little short video for all of you. Now, Saudi ने अभी formalize नहीं करा, theme इस summit का था strengthening multilateralism for just global development and security. तो ये themes आपने याद रखने हैं। तो कजान डिक्लेरेशन का नाम आता है फ्रॉम द कजान समिट जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड है, 2024 में हुआ था। और इस डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की बातें करी गई हैं कि कैसे हम पीस, डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मींस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और यहां पे एक और क्या क्या टेकअवेज है? तो पहला टेकअवे है, एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है पार्टनर कंट्री का। देखो, अगर आप ब्रिक्स स्लीपी क्लासेस अगर सर्च करेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में ब्रिक्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, पढ़ लेना, देख लेना, वीडियो वॉच कर लेना पेपर से पहले। तो ना ये जो कंसेप्ट है पार्टनर कंट्री का, इन द सेंस कि जैसे कि आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, यानी कि कोई लायबिलिटी नहीं, कोई सरदर्दी नहीं शादी वादी की, लेकिन हाँ बाकी हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं और अपना रिलेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ब्रिक्स ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है पार्टनर कंट्रीज का। लगभग 9 देश हैं जो कि पार्टनर कंट्रीज के कंसेप्ट में आए हैं, और वो ब्रिक्स ये कह रहा है कि देखो तुम ब्रिक्स के मेंबर ना बनो, लेकिन ब्रिक्स के मेंबर जो फायदा उठाते हैं, जो मजा उठाते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं ब्रिक्स में, जो नॉलेज शेयर होता है, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, उस सब मीटिंग्स का, उस सब एजेंडास का आप भी पार्ट बन सकते हैं बिना ब्रिक्स का मेंबर बने। ठीक, यानी कि जब आपको ठीक लगे ब्रिक्स का मेंबर बन जाना, लेकिन बिना मेंबर बने वो सारे के सारे बेनिफिट्स उठाओ जो कि एक मेंबर को मिलते हैं। अब कौन से देश आए हैं यहाँ पे? एक एक्रोनिम है, वैसे मैंने काफी सारे वीडियोस में शेयर किया था। बीबीसी में कामिनी तू काम करती है, बीबीसी बोलिविया बेलारूस, और सी से क्यूबा, के फॉर कजाकिस्तान, एम फॉर मलेशिया, एन फॉर आई थिंक नाइजीरिया, टू में टी फॉर थाईलैंड, यू फॉर युगांडा, यू फॉर उज्बेकिस्तान। बीबीसी में कामिनी तू काम करती है। तो ये एक्रोनिम है टू रिमेंबर द 9 कंट्रीज जो कि पार्टनर कंट्रीज के तौर पे इंट्रोड्यूस करे गए हैं ब्रिक्स में। और क्या बात करी गई है? और ज्यादा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करी गई है, और ब्रिक्स कंट्रीज ने इस फैसले को भी वेलकम करा है कि हम आपस में लोकल करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी में भी कर सकते हैं ताकि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम की जा सके। और ब्राजील का जो समिट 2025 में है, ब्रिक्स का जो समिट 2025 में है वो ब्राजील में है। ठीक है, ये आपको बात पता हो। G20 का समिट हो चुका है ब्राजील में, ब्रिक्स का समिट अब 2025 में ब्राजील में होने वाला है। ऑलराइट, तो BRIC बना ब्रिक। तो ये जो टर्म कॉइन किया गया था सन 2001 में किया गया था,
शायद तब आप पैदा भी ना हुए हो। और तब गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट जिम ओनील, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इन चारों देशों के लिए और ये कहा था कि 21st सेंचुरी में इन चारों देशों में काफी अच्छा सिनर्जी होगा, काफी अच्छा एक्सचेंज होगा और ये चारों देश काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं टू चैलेंज द हेजेमनी एंड द ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लेड बाय अमेरिका। अब 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना का। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ था, तो वो 2010 में हुआ था, जब साउथ अफ्रीका ने भी अटेंड किया, जब साउथ अफ्रीका भी इस फोरम में आता है, ठीक है। एंड देन न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा एस्टैब्लिश करा गया था और ये करा गया था 2015 में। आइडिया 2014 में इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, ये एग्जिस्टेंस में 2015 में आया था। 2014 में जब एनडीबी को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई थी तो वो मीटिंग हुई थी ब्राजील में फोर्टलेजा में, वहां पे फोर्टलेजा डिक्लेरेशन का नाम आता है विच इज रिलेटेड टू ब्रिक्स। 2014 में जो ब्रिक्स मीटिंग हुआ था दैट इज रिलेटेड टू फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, फोर्टलेजा इज अ प्लेस इन ब्राजील। और 2015 में एनडीबी द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन से मेंबर्स हैं इसमें? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक की बात करेंगे, छठा बिम्स्टेक मीटिंग जो है, छठा बिम्स्टेक मीटिंग अभी होके हटा है एंड ऑफ मार्च 2025 में। और 2000 इससे पहले 2022 में हुआ था, कोलंबो में हुआ था एंड उसके बाद 2024 में होना था मीटिंग, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट हैपनिंग इन थाईलैंड। अब ये मीटिंग थाईलैंड में हुआ है 2025 में। छठा ब्रिक्स समिट है, छठा बिम्स्टेक समिट है। बिम्स्टेक का एग्जिस्टेंस आया था 1997 में। 1997 में बिम्स्टेक बना था अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन, राइट। और आज 2025 आ चुका है, तो 28 सालों में बिम्स्टेक का केवल 6 बार ही मीटिंग हुआ है। अब इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या थे? बैंकॉक विजन 2030। इस समिट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पे देखा गया कि यूनानिमसली सभी बिम्स्टेक देशों ने अडॉप्ट करा बैंकॉक विजन फॉर 2030। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि बिम्स्टेक के आने वाले भविष्य को गाइड करेगा। आपको बताना चाहूंगा, अभी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है बिम्स्टेक। सार्क जो कि एक डिफंक्ट इनिशिएटिव है, सार्क का एक बहुत प्यारा ऑल्टरनेटिव है बिम्स्टेक इनिशिएटिव, जिसके चलते इंडिया बहुत ज्यादा रेलेवेंट काम कर सकता है अपने इमीडिएट और एक्सटेंडेड नेबरहुड में, पर्टिकुलरली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। ऑलराइट, सो ये जो कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है इन सब कंट्रीज का लेना देना किसके साथ है? बे ऑफ बंगाल के साथ है, तभी करके इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। देन बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी बात करी गई है। भारत ने प्रपोज किया था इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव किया जा सके, रीजनल रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जा सके और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को और ज्यादा कोलैबोरेटिव बनाया जा सके एज फार एज द बिम्स्टेक रीजन इज कंसर्न, द बिम्स्टेक कंट्रीज इज कंसर्न। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इस बिम्स्टेक की समिट में इनिशिएट किया गया था, वो है बोधी इनिशिएटिव। मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करा बोधी इनिशिएटिव, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे पीपल टू पीपल टाइज, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत एम्फसाइज किया गया है। एंड देन एक चैम्बर फॉर कॉमर्स बनाने की बात करी है। भारत ने ही इसको ऑफर किया था कि एक बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, जो कि एक एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट के तौर पे लाइक हम कंडक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम अपने पीपल टू पीपल टाइज और सिविलाइजेशनल वैल्यूज का फायदा उठा के कमर्शियल टाइज और कमर्शियल सेंटर्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टार्टअप्स और बिजनेस जगत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिम्स्टेक में हुआ था, वो ये था एक एमओयू साइन किया गया है बिम्स्टेक और यूएनओडीसी के बीच में। यूएनओडीसी ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन और इकलौती कन्वेंशन है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लड़ने की बात करती है। और अगर बिम्स्टेक की बात करें और ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो बिम्स्टेक रीजन में काफी सारा ड्रग्स की प्रॉब्लम पाई जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। लेट अस आल्सो नॉट फॉरगेट कि जो गोल्डन ट्रायंगल है
गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। सो म्यांमार, थाईलैंड दोनों बिम्स्टेक के भी मेंबर्स हैं और ये गोल्डन ट्रायंगल में भी आते हैं। तो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, इस सब प्रॉब्लम को कंटेन करने के लिए बिम्स्टेक ने एमओयू साइन करा है विद द यूएनओडीसी। ठीक है, बिम्स्टेक बना 1997 में, आपको जैसे मैंने बताया 1997 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये बाकी जो बातें हैं वो आपको मैं बता चुका हूं, एक बार प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, और बिम्स्टेक की ऑफिशियल साइट में जाके देखें तो यहां पे लगभग 180 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें से 140 करोड़ तो भारत के ही हैं, और लगभग कंबाइंड जीडीपी आई डोंट थिंक सो कि 3.6 ट्रिलियन है, हालांकि उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है, बट सर्टेनली 4 ट्रिलियन की जीडीपी तो भारत की हो गई है, तो 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। ठीक है, और साथ के साथ बिम्स्टेक की जो कोऑपरेशन है इनिशियली 1997 में 6 सेक्टर्स के अक्रॉस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ये 6 सेक्टर थे जहां पे बिम्स्टेक ने कोऑपरेशन दिखाने को कहा था, लेकिन अभी ये 14 सेक्टर्स हो चुके हैं। सो अक्रॉस 14 सेक्टर्स बिम्स्टेक अपनी कोऑपरेशन दिखाने की बात कर रहा है, और हर एक सेक्टर में डीमार्केट किया हुआ है कि कौन सा सेक्टर कौन सी कंट्री देखेगा। ऑलराइट, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चारों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये चारों सबमिट्स हुई हैं, हाल फिलहाल में हुई हैं, 6-7 महीनों में हुई हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना, एंड प्लीज कमेंट करना कमेंट सेक्शन में काजान, आई विल मेक अ शॉर्ट लिटिल वीडियो फॉर दैट एज वेल। आई विल सी यू वेरी सून, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बाकी दोस्तों अगर आप बच्चे जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रमोशन प्लीज आइए इस बैच में जुड़े और मजेदार चीज देखें। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फैकल्टीज आप सबके साथ कंटेंट और बहुत हाई लेवल वैल्यू एडिशन मटेरियल शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, जय हिंद, सी यू सून।